गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ दूसरा वास्तविक संख्याएं। इसमें हम करणीय भाग देख रहे थे। आज हम देखेंगे इस भाग में वर्गकरणी का द्विपद रूप। किसे कहते हैं वर्गकरणी का द्विपद रूप? आओ देखें। हम सबको पता है एक पद का, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। ठीक है। अब द्विपद मतलब क्या? ये हो गया आपका द्विपद, दो पद साथ में आ गए। ये हो गया आपका द्विपद, सही है। इसके बाद ये हो गया आपका द्विपद, तो इसे आप कहोगे द्विपद रूप, वर्गकरणी का द्विपद रूप। ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐसे लिखे तो ये देखिए, ये हो गया वर्गकरणी का द्विपद रूप। ठीक है। अब अगर इनका हमने गुना किया तो क्या होता है? देखो, जैसे हमने पहले देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करने के बाद आपको जो गुणनफल मिलता है वो होता है परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुना करने के बाद जो उत्तर आता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या, है ना। उसी प्रकार से जैसे हमने किया था वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, तो उत्तर कितना आएगा? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से ये एक पद गुना किया है ना, ये एक पदी है, एक पदी को एक पद से गुना करने पर अपरिमेय करनी है। ये अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करने पर उत्तर आता है परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर हमने द्विपद लिया, समझो हमने ये लिया, ये मेरा एक द्विपद है। अब जैसे हमने यहाँ पर सेम सेम करनी ली है ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर प्लस लिया है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, समझा। यहाँ पर प्लस लिया है तो यहाँ पर माइनस लेंगे। अब करो, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कितने होते हैं? वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 गुना -5, अब इससे गुना करो, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 3 प्लस माइनस माइनस, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, 5 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आता है? 3। ये और इसमें देखो, सॉरी, ये दोनों पद सेम है परंतु इनके चिन्ह अलग है, तो दोनों भी क्या हो गए? कैंसिल। प्लस माइनस माइनस, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 5 में से वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 5 गए, उत्तर आया 0। माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग कितना आता है? 5। इसका उत्तर कितना आया आपका? सपोज आया उत्तर -2। तो -2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ये जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, इसे कहा जाता है अनुबद्ध युग्म। क्या कहते हैं इसे? अनुबद्ध युग्म, समझा। इसे क्या कहा जाता है? अनुबद्ध युग्म। इनके दोनों के गुना से आपको क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगी, समझा। सपोज अगर मैंने आप कहा कि किसी ने अगर पूछा कि मिस अगर मैंने यहाँ पे वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5 इन दोनों को इससे गुना किया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ये अनुबद्ध युग्म क्यों नहीं है?
देखो क्या होगा, यहाँ पर जो ये माइनस चिन्ह है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो हमने कैंसिल कर दिया ना, ये कैंसिल नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 प्लस 5, यानी कि 3 और 5 हो गए 8, जमा 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5। क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या आपको लेनी है, इस प्रकार के द्विपद, देखो दोबारा बता रही हूँ, द्विपद रूप का अगर आपको वर्गीकरण, इसका अगर आपको परिमेयकरण करना है तो आपको अनुबद्ध युग्म लेना होगा। और अनुबद्ध युग्म का मतलब क्या है, इनके बीच में अगर प्लस है तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, माइनस। समझा? इसे कहोगे आप अनुबद्ध युग्म। अनुबद्ध युग्म से गुना करने पर ही, तो आप देखोगे कि द्विपदी का अनुबद्ध युग्म लेने पर ही आपका जो उत्तर आता है वो परिमेय संख्या आता है। अगर आपने वो अनुबद्ध युग्म नहीं लिया, आपने प्लस की जगह उधर प्लस ही लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए उसे माइनस लिखना होता है उधर। इस बात को ध्यान में रखो। हम और कुछ उदाहरण लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ द्विपद लिखे हैं मैंने, वर्ग करने के कुछ द्विपद रूप लिखे हैं। वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2, तो इसका अनुबद्ध युग्म क्या आएगा, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2। दूसरा उदाहरण देखो, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2 का अनुबद्ध युग्म क्या आएगा, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 2। थर्ड वाला देखो, 3 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 5, इसका अनुबद्ध युग्म आएगा 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 5। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो संख्याएं है, अपरिमेय संख्या जैसी है वैसी ही है, हमने सिर्फ चिन्ह बदला है। तो ये अनुबद्ध युग्म समझना बहुत जरूरी है। इसके आधार पर ही हम अगले गणित करने वाले हैं। हरों का परिमेयकरण करो। ऐसा ही कुछ परिमेयकरण हमने पहले भी प्रश्न संग्रह 2.3 में किया हुआ था, याद आ रहा है आपको? क्या किया था उस वक्त हमने? हम थोड़ा सा पीछे जाके एक बार मुड़ के देखते कि हमने क्या किया था। हमारा ये गणित था, हमें करना था इसका परिमेयकरण करो। तो हमने क्या किया था, वर्गमूल 5 है ना, तो हमने वर्गमूल 5 से हर को और अंश को दोनों तरफ गुना किया था। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य इतना ही था कि जो हर में जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको निकालकर परिमेय संख्या में उनका परिवर्तन करना। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम गणित में अपने मन से कुछ भी नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इस वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुना करेंगे, अंश और हर दोनों तरफ। तो हमारा उत्तर क्या आया था, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5, उत्तर आया था 5। इसी प्रकार से अभी हम दोबारा प्रश्न संग्रह 2.4 में भी करने वाले हैं, हरों का परिमेयकरण करो। इसमें हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक पद था, अब वहां पर दो पद, द्विपद होगा। ये द्विपद होगा, यहाँ पे एक पदी थी, यहाँ पे द्विपदी होगी। अब इसका अभी देखो, यहाँ पर मैंने ये लिया था तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे गुना किया था, पर यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। हमने देखा अभी अगर मैंने इसको इससे गुना किया, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 2 से सेम नंबर से गुना किया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी, जिसे मैंने आपको पहले बताया था, वर्गमूल अगर चिन्ह में बदलाव नहीं करते हो, सेम लिखते हो, तो क्या होगा, जैसे देखो हमने ये किया था, गुणनखंड ज्ञात किया था 2 कोष्ठकों का, याद आ रहा है आपको? दोनों कोष्ठकों में चिन्ह समान है, तो मेरा गुणन इसका विस्तार क्या हुआ था, पर अगर दोनों के चिन्ह समान नहीं हो तो मेरा विस्तार क्या हुआ था,
वही यहाँ पे करना है। ये अगर दोनों के चिन्ह समान होंगे तो ये विस्तार बड़ा हो जाएगा, और विस्तार बड़ा हो गया तो ये जो वर्गमूल वर्गमूल है जिसका हम परिमेयकरण करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, वो गणित गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लेना है, इनका अनुबद्ध युग्म लेना है, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस। सेम प्रोसेस कर रही हूं मैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, माइनस। अनुबद्ध युग्म लेना है। अब करो, आप देखो कितना आसान हो जाएगा। करो, 1 गुना वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2, सॉरी 1 गुना वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल यहाँ पे देखो है ना, वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7 का वर्ग कितना आता है, इसका मतलब वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2, इसका उत्तर आता है 7, इसका उत्तर आता है 2, यानी कि वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 2 बट्टे 7 में से 2 गए, कितने बचे, कितने बचते हैं, 5। यह हो गया हर का परिमेयकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम और एक गणित देखते हैं। इस गणित को चाहे तो मैं दोबारा ऊपर अच्छे से लिख के बताती हूँ आपको। देखो आप, मैंने इसको आपको अच्छे से लिख के बताया है, इसे हमेशा याद रखो। और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ दिखाई है। इन दोनों का गुना करने के बाद, ये 2 कोष्टकों का गुना करने के बाद हमारा उत्तर ये आता है, समझा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख कर ले लो और इसी पद्धति से आप प्रश्न संग्रह 2.4 के बचे हुए उदाहरण करो। अब निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है। सपोज अगर ये आपकी संख्या रेखा है, बीच में 0 है, 0 से 1, 2 और 3, और 0 से -1, -2 और -3। 0 से C बिंदु की दूरी और 0 से D बिंदु की दूरी कितनी है। 0 से C बिंदु की दूरी है 3 इकाई, बराबर ना। 1, 1, 2 और 3 कैसे नापा हमने, ये बीच का संख्या 1, 2 और 3। उसी प्रकार से 0 से D की दूरी कितनी है, 1, 2 और 3 इकाई। यानी कि संख्या रेखा पर 0 से किसी भी संख्या की दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, वो हमेशा प्लस में ही होती है। चाहे आप इस तरफ जाओ, चाहे आप इस तरफ जाओ, वो प्लस में ही दिखाई जाती है। उसी को कहते हैं, उसको इस प्रकार दर्शाते हैं, इस चिन्ह के अंदर। सपोज अगर आपकी संख्या है -3, तो इस -3 को अगर मैंने इसमें लिख दिया तो इसका मूल्य बन जाएगा 3, समझा। इसका मूल्य क्या बन जाएगा, 3। तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू, समझा। निरपेक्ष मान जो होता है वो कभी भी ऋण नहीं होता। किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋण नहीं होता। किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान ऋण नहीं होता, याद रखो। कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, उस वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस तरीके से इन 2 खड़ी रेखाओं के अंदर लिखा जाता है। इन 2 खड़ी रेखाओं के अंदर किसी भी मान को अगर आप लिखोगे तो वो ऋण नहीं रहता। ध्यान रखो, अगर x का मूल्य है 0 से बड़ी संख्या होगा तो उसका निरपेक्ष मान जो है वो क्या होगा, x होगा। यदि x
शून्य से के बराबर है यानी शून्य है, तो उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगर x जो है वो शून्य से छोटी संख्या है, शून्य से छोटी संख्या कैसे होती है, हमेशा माइनस होती है, तो उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, -x यानी कि ऋणात्मक संख्या होगा। ये बात को ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे उदाहरण के रूप में सीखेंगे तो हम ऐसे कुछ कहेंगे, सपोज अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 जो है वो शून्य से बड़ा है, तो इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, 3। सपोज निरपेक्ष मान x की वैल्यू 0 है, यहाँ मैंने x की जगह 3 लिखा, x की जगह 0 लिखा, तो इसका निरपेक्ष मूल्य कितना आएगा, 0। सपोज x जो है वो 0 से छोटा है, मैंने ले लिया -3। ठीक है। तो इसकी निरपेक्ष वैल्यू कितनी आएगी, -3 की देखो क्या कहा है मैंने आपको, इसकी निरपेक्ष वैल्यू निकालनी है आपको, -3 की। तो -3 की निरपेक्ष वैल्यू हमेशा x के विपरीत होती है। अब x क्या है, -3 है ना, तो उसकी विपरीत क्या होगी, +3। समझा, इसकी विपरीत संख्या होती है, निरपेक्ष वैल्यू इसके विपरीत संख्या होती है। याद रखो, ऋणात्मक अगर हुई तो उसके विपरीत संख्या होती है, यानी कि +3 आएगी। समझ में आ रही बात आपको, किसी भी वास्तविक संख्या के निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे हम 2.5 के कुछ उदाहरण देखते हैं। मान ज्ञात करो कहा गया है आपको, निरपेक्ष का चिन्ह है, उसके अंदर लिखा है 15 - 2। आसान सा है, जैसे हमेशा आप करते हो वैसे ही माइनस करो। 15 में से 2 गए, कितने बच्चे आपके, कितने आते हैं 15 में से 2 जाने के बाद, आपका उत्तर आता है 13। तो अब ये धनात्मक संख्या है, तो इसकी निरपेक्ष वैल्यू कितनी आएगी, 13। दूसरा गणित देखो, 4 - 9। ठीक है। अब जैसे हमेशा करते हो वैसे माइनस करो, 4 में से 9 गए, मतलब 9 में से 4 गए, कितना उत्तर आया, 5। चिन्ह बड़ी संख्या का। अब ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या की निरपेक्ष वैल्यू जो है हमेशा इसके विपरीत होती है, यानी उत्तर कितना आएगा, 5। आई बात समझ में आपको। अभी यहाँ पर देखो, निरपेक्ष वैल्यू 7 गुना निरपेक्ष वैल्यू 4। अब 7 की निरपेक्ष, पहले इसकी निरपेक्ष वैल्यू निकाल के लो, उसके बाद गुणाकार करो। 7 की निरपेक्ष वैल्यू कितनी है, 7 गुना वर्ग -4 की निरपेक्ष वैल्यू कितनी आएगी, इसके विपरीत संख्या यानी कि 4। इसका उत्तर कितना आया, 28। आई बात समझ में आपको। तो इस प्रकार से आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। बाकी बच्चे हुए उदाहरण आपको होमवर्क के रूप में है, वो आपने असाइनमेंट पूरी करनी है, होमवर्क पूरा करना है और हमें दिखाना है। तो ये आपका जो प्रकरण है वास्तविक संख्या, ये खत्म हो चुका है। इसके ऊपर के जो अतिरिक्त प्रश्न है, अतिरिक्त उदाहरण है, वो हम हल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।